नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 मार्च। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और आइए फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ये पीडीएफ अगर चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग जुड़े नहीं हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त रहता है, कोई इसके लिए आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। जज के घर पहुंची जांच की आज, इलाहाबाद में प्रबल। कुल मिलाकर आपको पता है ना, जो अभी हाई कोर्ट के जो जज है ना, काफी न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि उनके घर में जो है ना कैश मिला है, वो भी जले हुए हालत में। तो इसको लेकर जो है ना कार्य प्रणाली पे प्रश्न उठे हैं उनका। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा आपका सुप्रीम कोर्ट का पावर को लेकर। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, और जुडिशरी जो है ना वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, क्योंकि इनका काम क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। सबसे पहला है कि ये फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी रक्षा करने का पावर किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि हाईकोर्ट भी करता है, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है ना वो है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था लेकिन अब इसको घटाकर 6 कर दिया गया है, पता है ना आपको। और इसकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और इसमें 5 प्रकार के रीट जारी करती है, रीट। ठीक है, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का तात्पर्य क्या हो गया? मान लीजिए अगर मेरा फंडामेंटल राइट जो है ना वो वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट को भी हम नहीं जा सकते, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये होता है पावर। फिर यहाँ पे परामर्श का अधिकार, आपको पता है ना, अगर मान लीजिए कौन, राष्ट्रपति जी को किसी मामले पे जो है ना उनको सलाह चाहिए, तो ये सलाह देंगे। ठीक है, आर्टिकल 143। और इस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, कौन? राष्ट्रपति जी। संवैधानिक व्याख्या की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, जजों को पावर दिया गया है कि संविधान में हमारा क्या लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं। ये पावर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। अपील सुनने का अधिकार, लोअर कोर्ट का जो फैसला होता है, उसके बाद हाई कोर्ट का जो फैसला होता है, उसका अपील कहाँ किया जाता है? तो जो हाई कोर्ट का जो अपील होता है उसको कहाँ, मतलब हाई कोर्ट कोर्ट का जो मान लीजिए फैसला आ गया, तो बहुत लोग आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा कहते हुए कि अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने जजमेंट का रिव्यू करवाने के लिए अपील दायर करते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। एक अभी बहुत न्यूज में चल रहा है स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी बोलते हैं इसको। तो ये जो है ना अपील करने का एक असाधारण तरीका है, और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 131 में क्या है। मान लीजिए संघ और राज्य के बीच में विवाद है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल और केंद्र सरकार में अभी विवाद चल रहा था। वो बांग्लादेश में एक समझौता था नदी को लेकर, तीस्ता नदी को लेकर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, और राज्य या राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, तो मामला कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा? तो इसका जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट। और जितनी फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, हम सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी का, एमपीपीसीएस, सारे एग्जाम में रिपीट किए हुए सब क्वेश्चन। क्लियर है? तो मैं जो है यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको वही मिलेगा जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और प्रीवियस वीडियो भी जो जो डील किया हो रहा था ना, आप उसको देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला आएगा। फिर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का भी पावर दिया गया, आपको पता ही है। संसद और विधानसभा के द्वारा जो कानून पारित होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, क्या क्या कहीं मेरे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? ये चीज का जांच कौन करता है? जुडिशियल रिव्यू के तहत जांच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ध्यान रखिएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपसे कि चाइना का लैंग्वेज कौन सा है? ठीक है, मंदारिन करके चैनल का जो वहाँ का लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, वहाँ का मदर लैंग्वेज है चाइना का। तो हमारे व्यूअर ने वहाँ पे जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और कल हमारे एक और व्यूअर थे, उन्होंने जो है ना एमएसएमई के डेफिनेशन को लेकर यहाँ पे पूछा था कि क्या अभी डेफिनेशन तो चेंज हो गया है, लेकिन ये लागू होगा अप्रैल से। ठीक है, कब से लागू होगा? अप्रैल से लागू होगा। तो डेफिनेशन में जो है एमएसएमई एक्ट जो है वहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही अपने डॉट को, अपने नॉलेज को शेयर करते रहिएगा, ताकि यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे व्यूअर, उनको फायदा हो। अभी देखिए दिल्ली में बजट पेश हुआ। ठीक है,
और ये है वहां की सीएम रेखा गुप्ता, ठीक है, मुख्यमंत्री वहां की। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आएगा, ये पूछेगा महिला सशक्तिकरण को लेकर, ठीक है। महिला सशक्तिकरण काफी न्यूज में चल रहा है, यहाँ से टॉपिक आना लाजमी है। तो अभी विकसित भारत का भी चल रहा है, 2047 तक हम लोग क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। तो विकसित भारत बनने में महिलाओं का क्या योगदान है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आर्थिक विकास में जो है ना महिलाओं का योगदान रहेगा। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर महिलाएं भागीदारी करेगी ना तो हमारे जीडीपी में 27% का वृद्धि देखा जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में देखोगे तो महिला श्रम भागीदार कितना है, 25% के आसपास है। फिर नवाचार स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाएं अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम का एग्जांपल ले लीजिए, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन तमाम क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही महिलाएं, है ना। नारी शक्ति पुरस्कार और महिला स्टार्टअप समिट जैसे कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो महिला आरक्षण बिल 2023 का, जहां पे 33% का रिजर्वेशन दिया गया है संसद में और विधानसभा में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पंचायत में 50% का आरक्षण पहले से लागू है, ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे लैंगिक भेदभाव या असमानता को कम किया जा रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, सकारात्मक असर पड़ता है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सुरक्षित और समृद्ध समाज की। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी ना तो घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो कम होता नजर आएगा। और महिला सशक्तिकरण समाज की समग्र प्रगति में योगदान देता है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि महिला एम्पावरमेंट या महिलाओं का योगदान बताइए विकसित भारत में, तो ये तमाम पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न वहां लिखने होंगे, खास करके जो बिहार का मेंस दे रहे होंगे, यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे होंगे वहां पे। ये है राष्ट्रपति के, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। क्या नाम इनका, डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी इन्होंने कहा कि जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा ना, इसमें भारत भी खरीद रहा है, तो उस पर हम जो ना 25% का क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। ट्रेड वार तो न्यूज में चल ही रहा है, क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कि अभी जो है ना इलेक्शन हुआ कहां पे, अमेरिका में, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। तो इनके राष्ट्रपति बनने से वैश्विक जो है ना घटनाओं में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, वैश्विक जो स्थिति है ना वहां पे क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है ना, ट्रेड वार का प्रचलन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अमेरिकी जो है नीति के तहत संरक्षणवाद को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो जलवायु परिवर्तन से जो पेरिस क्लाइमेट है उसे अमेरिका बाहर हो गया है, हो गया ना, तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, जैसे कि मित्र देशों के साथ खटास देखने को मिल रहा है। चीन और यूरोपीय संघ के साथ अपना निकटता बढ़ा रहा है कौन, अमेरिका। परमाणु प्रसार की अगर बात करें तो यहाँ पे अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं में कमी के कारण जर्मनी, पोलैंड और दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश अपनी परमाणु क्षमता को क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। आर्थिक नीतियों में कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो टैरिफ वार आपने देखा होगा अभी, ट्रेड वार, ठीक है। अमेरिका ऋण में भी इजाफा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को आपको बता दें, पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गया अमेरिका, तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में अमेरिका जो है योगदान दे पा रहा है, मतलब योगदान कर रहा है। और वैश्विक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, ठीक है। जो फंड वगैरह देता था स्वास्थ्य से लड़ने के लिए या उसको टैकल करने के लिए, तो अमेरिका जो है ना इस तरह के फंड को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे इनके इलेक्शन में जीतने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में इंडियन टॉपिक पे चेंजेस आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये है एडिटोरियल पेज, संपादकीय पेज बोलते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है ना बात किया गया है जल संकट के बारे में। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जल संकट के बारे में बात किया गया है। जो दो नदियों को जोड़ने का जो परियोजना है सरकार का, उस पर बात किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। हम लोग बात करेंगे केन बेतवा नदी के बारे में। केन बेतवा नदी कौन है पता है, ये यमुना का सहायक नदी है केन बेतवा, ठीक है। और ये लिंकिंग प्रोजेक्ट है। एक सूखा वाला नदी है और एक पानी जिसमें ज्यादा रहता है, तो ज्यादा पानी वाला को कम पानी वाला से जोड़ने को ही नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो जल संकट को कम करने में ये काफी जो है अच्छा कदम है। लेकिन अभी आपने देखा कि केन बेतवा जो है ना, जो जोड़ने का जो परियोजना चला ना, अब वहां के पानी में सूखा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो है ना क्या कारण है हम लोग देखेंगे, चलिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिए, यमुना का सहायक नदी है केन और बेतवा, ठीक है। और जल संकट को दूर करने के लिए सरकार जो है नदी जोड़ो परियोजना पे काम कर रही है, ये हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि जो भूजल संकट है, जल संकट के पीछे जो वाटर क्राइसिस है, क्या कारण है भारत भारत में? तो अनियंत्रित भूजल दोहन। हम लोग जो अंडरग्राउंड वाटर का जो दोहन कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज, आप देख लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघल रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है ना। तो कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी सूखा, कभी बाढ़। तो ये चीज देखने से क्या हो रहा है, जो है ना, यहाँ पे वाटर क्राइसिस का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है भारत को। जल प्रदूषण की बात करें, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा फिर? इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? उससे जो अपशिष्ट निकलेंगे, वेस्टेज निकलेगा, वो कहाँ जो छोड़ रहा है लोग? उसको जो है नदी में डिस्पोज कर दे रहा है। तो क्या होगा? जल प्रदूषण हो रहा है ना। तो ये भी हमारे नदियों को, हमारी झीलों को, हमारे जलाशयों को औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। फिर बात करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? शहरीकरण और नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जब शहरीकरण नगरीकरण में बढ़ेगा तो पॉपुलेशन वहां बढ़ेगा, तो वहां पर वेस्टेज भी ज्यादा होगा, जल का डिमांड भी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है ना, अव्यवस्थित जल प्रबंधन भी जो यहाँ पर वाटर क्राइसिस को जन्म देता है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को अनाज चाहिए, अनाज चाहिए तो एग्रीकल्चर मतलब हमें खेती करना होगा, खेती करना होगा तो हमें पानी का ज्यादा यूज करना होगा। उससे क्या होगा? वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। बाढ़, सिंचाई, पारंपरिक तरीकों से जल की बर्बादी होता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जल का भी यूज ज्यादा हो जाएगा, लोग नहाने में, खींचने में, कपड़ा धोने में, ठीक है, पानी का वेस्टेज करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? सरकार का प्रयास याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम के समय आपको पूरा डिटेलिंग याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको स्कीम वगैरह याद रहेगा ना, तो फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। जैसे कि जल जीवन मिशन 2019 में चालू किया गया था सरकार के द्वारा। यहाँ पे हर ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति को लेकर जल जीवन मिशन 2019 में। नमामि गंगा योजना है ना, 2014 में लॉन्च किया गया था, गंगा नदी के साफ सफाई को लेकर। अटल भूजल योजना 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। प्राकृतिक कृषि सिंचाई की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हर खेत को पानी, यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई मतलब हर खेत को पानी। जल शक्ति अभियान भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जल संरक्षण को लेकर, वर्षा और जल संचयन पुनर्भरण को लेकर। कैच द रेन अभियान, वर्षा के जल को संरक्षण को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सरकारी प्रयास किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे एक देश एक चुनाव। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, काफी न्यूज में चल रहा है, तो इस टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे अटॉर्नी जनरल है ना, और जो है ना, उन्होंने कहा कि ये किसी भी संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन विपक्ष वाला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है संविधान का उल्लंघन है, संघीय ढांचा को चोट पहुंचेगा, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके फेवर में जो तर्क है उसको देखते हैं हम लोग। वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो चुनावी जो खर्च है ना, उसमें कमी आएगा। वो कैसे? क्योंकि बार बार चुनाव कराने से सरकारी खर्च क्या होता है? बढ़ता है। मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है तो हेलीकॉप्टर का खर्च होता है, जो यहाँ पे एम्प्लॉय लोग हैं वहाँ पे जो मानव संसाधन है उस पर खर्च होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है, तो उस पर कमी आएगा। प्रशासनिक व्यवधान, जो यहाँ पे बार बार इलेक्शन होने से जो हमारे आर्मी मतलब जो भी हमारे सैन्य बल होते हैं वहाँ पे तैनात होते हैं, तो उन यहाँ पर क्या हो जाता है? तो प्रशासनिक व्यवधान यहाँ पे वो हो जाता है, मतलब आचार संहिता लागू होता है ना, तो डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। सुरक्षा बलों की बचत, बार बार चुनाव कराने से सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, ठीक है। और एक बार में इलेक्शन करवा लीजिए तो चुनाव जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सुरक्षा बल है, उन पर कम बोझ पड़ेगा। राजनीतिक स्थिरता की यहाँ पर देखेंगे, बार बार चुनाव से राजनीतिक अस्थिरता और वोट बैंक की राजनीति बढ़ता है, जिसमें कमी आएगा। अब आते विरोध वाले, जो विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। संविधान में बदलाव की जरूरत, आपको पता है ना, अभी 72, 82, 172, 83 में चेंजेस करना होगा, संशोधन करना होगा, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर बात करेंगे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार गिरने का चुनाव कब होंगे, सरकार गिरने पर चुनाव कब होंगे, ठीक है, ये भी टेंशन है। मान लीजिए सरकार गिर गया तो उसके बाद क्या? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राज्यों की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों की सरकार एक ही समय पर नहीं गिरती। लॉजिस्टिक चुनौती, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना बड़ा प्रशासनिक कार्य है, तो ये भी चैलेंजेस है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, और इन्होंने कहा
मतलब जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे फाइनेंस बिल होता है, एक होता है मनी बिल। फाइनेंस बिल और एक होता है मनी बिल। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मनी बिल क्या होता है और फाइनेंस बिल क्या होता है। दोनों का चर्चा हमारे संविधान में किया गया। आर्टिकल 110, आर्टिकल 117, आपको मनी बिल मिल जाएगा, वित्त विधेयक मिल जाएगा। मनी बिल का विषय वस्तु क्या होता है, वित्त और टैक्स को लेकर। लेकिन वित्त जो बिल होता है ना, फाइनेंस बिल, उसमें जो है ना आर्थिक नीतियां भी शामिल होता है और वित्त व्यवस्था भी इसमें शामिल होता है। दोनों को सिर्फ हम लोग कहां पर पेश करेंगे, लोकसभा में। मनी बिल और फाइनेंस बिल को कहां पे पेश करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फेस करेंगे यहाँ पे लोकसभा में। राज्यसभा की भूमिका क्या हो जाती है, यहाँ पे सुझाव का हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैसा गिरने के पीछे कारण क्या है, तो चालू खाता घाटा हो जाएगा, विदेशी निवेश में कमी, अमेरिका फेडरल रिजर्व में नीतियों में कमी, मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। ठीक है, इन कारणों से हमारा पैसा गिर रहा है, तो ये कारण को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क में बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार का योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, बिहार में ज्ञान वैज्ञानिकों का जो है यहाँ पे केंद्र रहा है, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, खेल और फिल्म उद्योग में भी हमारे खिलाड़ी जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो वैश्विक स्तर पे अपना पहचान बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा प्राचीन शिक्षा केंद्र याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कृषि, हथकरघा और रेलवे में योगदान दे रहा है कौन, हमारा बिहार। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही होगा। और बीपीएससी एग्जाम के लिए टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। एक हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में कौन सा योजना को बंद कर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे बताओगे आप, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत आता है। हालांकि इसको पूरी तरह से कंप्लीट बंद नहीं किया गया। जो शॉर्ट टर्म का होगा ना, उसको लॉन्च मतलब रखा गया है, और लॉन्ग टर्म वाला को हटा दिया गया है। मतलब 1 से 3 साल तक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो चालू रहेगा, बाकी 5 से लेकर 12 साल तक जो था ना, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका मकसद क्या था, जो हम लोग गोल्ड मंगाते थे बाहर से, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत खर्च हो जाता था, तो उसको हम लोग निर्भरता को कम करने के लिए, साथ ही और सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।